अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल दीदारे यार की एपिसोड 9 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। शुक्र है आज तो बाल बाल बच गया, तो वरना अगर वो देख लेती थे इनकी कॉल बंद करने के साथ ही मैंने भी मोबाइल कान से हटा दिया तो यकीनन उनको पता चल जाता कि प्राइवेट नंबर से कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड का देवर है। ईसा ने अपने सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा और अपने रूम में सोने चला गया। जिस वक्त एमल टेरेस पर खड़ी नीचे ईसा की तरफ देख रही थी उसी वक्त ईसा कानों के साथ मोबाइल लगाए खुद ही अपने आप से बोल रहा था, अपनी आवाज़ चेंज करके कि जिस आवाज़ में वो एमल से बात करता था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी हुई गाड़ी के शीशे पर पड़ी तो उसे ऊपर टेरेस पर एमल खड़ी हुई नजर आई। इसलिए उसने अपनी ये एक्टिंग बरकरार रखी और ऐसे ही चक्कर काटते हुए वह अपने आप से बातें करने लगा। उसे मालूम था कि एमल उसे देख रही है। अगले ही लम्हे उसने सचमुच में एमल को कॉल की और उससे बात करने लगा। वो जानता था एमल उसे अभी भी देख रही है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उससे बात करते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं सकता था। लेकिन उसे थोड़ा बहुत आइडिया था कि एमल का शक उस पर जा सकता है। इसी वजह से जब एमल कॉल बंद कर दी तो वो काफ़ी देर वैसे ही मोबाइल कान से लगाए बात करता रहा और कभी हंसता तो कभी बस मुस्कुरा देता। वो सामने गाड़ी के शीशे में एमल को खड़ा देख रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद जब एमल गई तो ईसा वापस रूम में आ गया। अंदर जाना मना है, हैदर ने उसे दरवाजे पे ही रोकते हुए अबरू उठाकर कहा। हट सामने से, तू क्या सीआईडी बनकर खड़ा हुआ दरवाजे पर? ईसा ने उसे पीछे करते हुए कहा। भाई मेरी बात सुन, देख तू मेरा दोस्त ही नहीं मेरी औलाद भी है और तुझ पर तो मेरी पूरी पूरी नज़र होती है, इसलिए तू मुझसे बच नहीं सकता। और हाँ, अब सच सच बता, जब भाभी ऊपर रूम में है और तेरे मुताबिक तेरी कभी उनसे मैसेज या कॉल पर बात नहीं हुई तो इस वक्त किस माँ से बात करके आ रहा है? हैदर ने मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, जबकि उसकी बात पर ईसा खानजादा का एक जानदार कहका गूंजा। अपने होने वाले बच्चों की माँ से ही बात करके आ रहा हूँ। ईसा ने मुंह में सिगरेट लेते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, हैदर ने बगौर उसका चेहरा देखते हुए कहा, जिसको देखकर लग रहा था कि वो सच कह रहा है। अरे यार, उसको नहीं पता कि मैं हूँ, लेकिन मुझे तो पता है ना कि वो है। मैं बस उसकी आवाज़ सुनने के लिए कॉल करता हूँ। ईसा ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए कहा। ओह, टैलेंट तो जनाब अपनी आवाज़ वाला टैलेंट इस्तेमाल किया है। हैदर जानता था कि ईसा आवाज़ बदल कर बात कर सकता है। हाँ तो और? ईसा ने शरारत से कहा। मान गया भाई आपको वैसे। हैदर ने उसके सामने झिझकते हुए सीने पर हाथ रखकर अदब से कहा। अपनी इस हरकत पर ईसा समेत हैदर खुद भी हंस दिया था। वैसे वो तेरे से क्या बात करती हैं? हैदर ने बेड पर लेटते हुए पूछा। पता बात तो नहीं हुई कभी। हाँ अलबत्ता डांट रोज़ाना सुनता हूँ, ईसा ने हंसते हुए उसे बताया, जबकि हैदर उसकी मुंह की तरफ देख रहा था। वो कितना खुश था ये बताते हुए कि वो डांट सुनने के लिए कॉल करता है, मतलब कि वो ईसा खानजादा जिसके नाम से लोग कांप जाते हैं, जो किसी का गुस्सा तो दूर की बात है गुस्से वाली नज़र तक बर्दाश्त नहीं करता। वो बस एक लड़की को कॉल ही उसकी डांट सुनने के लिए करता है। मानना पड़ेगा ये मोहब्बत क्या कुछ करवाती है। हैदर अब लेट चुका था और ऊपर छत की तरफ देखते हुए बोला। दोस्त, शायद मोहब्बत ना करवाती हो लेकिन इश्क करवाता है और मुझे उससे इश्क है और बेपनाह है, ईसा ने जनूनी अंदाज में कहा, जिस पर हैदर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो जानता था ईसा ठीक कह रहा है बिल्कुल। आसमां पर घने बादल छाए हुए थे और मौसम बहुत खुशगवार था। एमल बाहर गार्डन में आई थी आमना बेगम से बात करने, जबकि थोड़ी ही देर में उसने हुरम और सिद्रा के साथ पार्लर के लिए निकलना था। जी मामा ठीक है। हाँ जी सब ठीक हैं, आप कैसी हैं और भाई कैसे हैं? तबीयत तो ठीक है उनकी? एमल ने अबीर का पूछा। हाँ मेरा बच्चा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम बस अपना ख्याल रखना। और हाँ, कल दिन को कोरियर वाला आया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर गया है, घर आकर देख लेना, उन्होंने प्यार से कहा। जी मामा, आपको मैंने बताना था कि कल मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई थी। मैंने अप्लाई किया हुआ था और मेरा एडमिशन हो गया है मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब मैं अपने बाबा का डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करूँगी इंशाल्लाह। एमल ने मुस्कुराकर कहा। शुक्र है मेरे अल्लाह का, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। आमना बेगम ने भी शुक्र अदा किया और कुछ देर बात करने के बाद एमल ने कॉल बंद कर दी। इस वक्त दिन के 4 बज रहे थे, जबकि हुरम और एमल सिद्रा के साथ पार्लर जा रहे थे। एमल का ड्रेस भी घर से आ गया था। चलो बच्चों आप लोग जाओ पार्लर, बस फिर आपको कोई ना कोई पार्लर से पिक कर लेगा। आयमा बेगम ने सिद्रा के सर पर प्यार देते हुए शफकत भरे लहजे में कहा। जी मामा हम चलते हैं, सिद्रा ने मुस्कुराकर कहा। और बेटा आप भी अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आई।
मुझे यकीन है आपने भी इंजॉय किया होगा। आयमा बेगम ने एमल की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, जबकि राफिया बेगम और बीजान भी पास ही खड़ी थी। जी आंटी, मुझे आप सबसे मिलकर और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की इतनी मोहब्बत का, एमल ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि हुरम और सिद्रा भी उसको मुस्कुराकर देख रही थीं। मेरी बच्ची खुश रहो और यहाँ आती जाती रहना, हमारी सिद्रा का भी दिल लगा रहेगा और हमारा भी, बीजान ने उसे गले से लगाते हुए कहा। जी ज़रूर बीजान, एमल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। किधर जा रहे हैं आप सब लोग? हाजिक ने इन सबको जाते देख पूछा। भाई पार्लर जा रहे हैं, हुरम ने उसे देखते हुए कहा, जो शायद अभी ही उठकर आया था। किसके साथ जा रहे हो? हाजिक ने आम से लहजे में पूछा। ड्राइवर के साथ जा रहे हैं बेटा, राफिया बेगम ने हाजिक को बताया। चलो बैठो, मैं छोड़ आता हूँ। हाजिक ने गाड़ी की चाबी ड्राइवर से ली और बगैर किसी की सुने गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि राफिया बेगम अपने शेर जवान को देखकर मुस्कुरा दी। वो शुरू से ही ऐसा था, हर किसी की हेल्प करने वाला और ख़ास तौर पर औरतों की इज्जत करने वाला और अपने जिम्मेदारियों का ख्याल रखने वाला। वो सब लोग अल्लाह हाफिज़ कहते हुए घर से निकल गए। वैसे भाभी माशाल्लाह से एमल बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची है। सच कहूँ तो मुझे अपने हाजिक के लिए बहुत पसंद आई है, राफिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा। आयमा बेगम, ये तो एक और उम्मीदवार आ गई हैं, असफंदियार साहब ने हंसते हुए कहा। वो अभी ही घर में दाखिल हुए थे और उन्होंने राफिया बेगम की बात सुन ली थी। राफिया, तुम्हारी भाभी ने पहले से ही इसे अपने छोटे नवाब के लिए पसंद किया हुआ है। कब से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि हम लोग जाकर उनकी वालदा से रिश्ते की बात करें। वो तो मैंने मना किया है कि इब्राहिम की शादी हो लेने दो, खैर खैरियत से फिर करते हैं बात, 1-2 दिन तक। असफंदियार ने हाथों में अखबार लेते हुए अपनी बहन की तरफ देखकर कहा, जो आयमा बेगम को देख रही थी। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ईसा भी मेरा अपना बेटा है। अब वो ईसा की दुल्हन बने या हाजिर की, बात तो एक ही है। मैं तो बस ये चाहती थी कि इतनी अच्छी बच्ची है और ऊपर से हमारी सिद्रा की दोस्त भी, तो चलो अच्छा है, दोनों साथ में रहेंगी। ये तो बल्कि ज़्यादा अच्छा हो गया, बल्कि साथ रहेंगी दोनों, राफिया बेगम ने खुश होते हुए कहा। वो वाकई दिल से खुश थीं। बस मेरी कोशिश तो पूरी है राफिया, अब अल्लाह करे कि उसकी वालदा को कोई मसला ना हो, आयमा बेगम ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। नहीं होगा भाभी, इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें। क्या कमी है हमारे ईसा में? उस जैसा तो कोई भी नहीं है माशाल्लाह से, राफिया बेगम ने प्यार से कहा, जिनकी बात पर भी जान ने असबात में सर हिलाया, जबकि आयमा बेगम और असफंदियार साहब मुस्कुरा दिए। वाकई उनके ईसा जैसा तो कोई भी नहीं था। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडीज़। ईसा ने बीजान, राफिया बेगम और आयमा बेगम को एक साथ बैठे हुए देखा तो सीधा यहाँ ही आ गया। इट्स नॉट अ मॉर्निंग सन, इट्स इवनिंग, आयमा बेगम ने हंसते हुए कहा, जिनको ईसा ने पीछे से हक किया हुआ था। फुप्पो, कसम से आज तो आपके हाथ के आलू के पराठे खाने को दिल कर रहा है, मिल सकते हैं क्या? हैदर ने राफिया बेगम की गोद में सर रखते हुए कहा। वो भी ईसा के साथ ही आया था। क्यों नहीं मेरी जान, ज़रूर मिलेंगे, अभी बनाकर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, उन्होंने प्यार से हैदर के बाल माथे से पीछे करते हुए कहा। यस फूफो, मैं भी खाऊंगा। वैसे ये हाजिक नज़र नहीं आ रहा और बाकी सब कहाँ हैं, हुरम और भाभी वगैरह? ईसा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। राफिया बेगम और आयमा बेगम किचन में चली गई थी। बेटा वो तो लड़कियों को पार्लर ड्रॉप करने गया है, बस आता ही होगा, बीजान ने कहा। फौरन ही ईसा के माथे की रगें तन गई थीं। बीजान, घर में ड्राइवर नहीं थे क्या जो आपने उसको भेज दिया? ईसा ने गुस्से से कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये इसको क्या हुआ अचानक? बीजान ने हैरत से उसको जाते हुए देखा तो कहा, कुछ नहीं बीजान, आप आराम करें, मैं देखता हूँ। हैदर उनको तसल्ली देता हुआ ईसा के कमरे की तरफ बढ़ गया। ईसा हाथ में सिगरेट पकड़े गुस्से से इधर उधर फिर रहा था और अब तक उसके सामने जितनी भी चीज़ें पड़ी थीं वो ज़मीन बोस हो चुकी थीं। क्या हो गया ईसा, पागल है तू? और ये बीजान से कैसे बात करके आया है? हैदर कांच के टुकड़ों से खुद को बचाता हुआ उसके पास आया। हाँ हूँ पागल, ऐसा ही हूँ मैं। तू मुझे ये बता कि उसको क्यों समझ नहीं आती कि एमल सिर्फ ईसा की मोहब्बत है, सिर्फ ईसा की है, तो फिर वो क्यों जानबूझकर ऐसा करता है? उसे मज़ा आता है यूँ मुझे तकलीफ़ देकर। बता मुझे, क्यों गया वो उसके साथ? ईसा ने साइड टेबल पर रखा हुआ गुलदान पूरी कुव्वत से सामने दीवार की तरफ फेंकते हुए कहा। वो सिर्फ उसको अकेले नहीं लेकर गया, साथ में हुरम थी, भाभी थी। हैदर ने उसको देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। गया तो वो उसी की वजह से है ना? ईसा ने सुर्ख होती आंखों से हैदर की तरफ देखते हुए कहा। तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एमल की वजह से गया है? हैदर ने उसकी सुर्ख होती आंखों में देखकर पूछा। क्योंकि वो चाहता होगा कि वो उसको आराम सुकून से देख सके, मैं जो नहीं था उसकी हिफाजत करने वाला। ईसा ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। ईसा, तू क्यों हर बार इतना गलत सोचता है? तू जानता है हाजिक को, वो बिल्कुल भी वैसा लड़का नहीं है, वो तो सबकी इज्जत करने वाला है। उसने सोचा होगा कि ड्राइवर के साथ जा रहे हैं तो मैं खुद छोड़ आता हूँ, इसमें कौन सी बात है? हैदर ने उसको समझाते हुए कहा, जिसका गुस्सा एक पल के लिए भी ठंडा नहीं हो रहा था। अब से मैं हाजिक पर नज़र रखूंगा, बस बहुत हो गया, अब तू देख बस, ईसा ने सख्त लहजे में कहा और सिगरेट को पाँव के नीचे कुचल दिया। भाई तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझा? और एक और बात, इस दिन तो नहीं समझा था लेकिन मैं समझ गया था।
کہ हाजिक बाहर क्यों गया है, वो भी अचानक, क्योंकि वो तुझे खोना नहीं चाहता था। वो अपने दोस्त को और भाई जैसे कज़न को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो खुद साइड पर हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि तू एमल से मोहब्बत करता है। इसी वजह से वो बाहर चला गया। उसके बाद वो अब आया है, वो भी सिर्फ भाई की शादी का सुनकर। और मुझे यकीन है अगर उसे पता होता कि एमल सिद्रा भाभी की दोस्त है और शादी पर आएगी तो वो शायद शादी पर भी ना आता, क्योंकि वो जानता है तो उसकी मौजूदगी से कंफर्टेबल नहीं होगा। और तू खुद भी देख रहा है, वो जब भी हम लोगों के साथ होता है चुप चुप और अलग ही रहता है, और ख़ास तौर पर एमल से तो बिल्कुल दूर रहता है, और ना ही उनसे उसने कभी कोई बात की है। हैदर ने उसको प्यार से समझाते हुए कहा। हैदर की बातों से ईसा वाकई थोड़ा पुरसुकून हुआ था। ठीक ही तो कह रहा था हैदर, हाजिक वाकई अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो बहुत कम कम बात करता था। ईसा को अब उसका सोचकर दुख हो रहा था। वो कैसे अपने कज़न के बारे में इतना गलत सोच सकता है। हैदर ने उसके कंधे पर थपकी दी और ईसा हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब वो दोनों नीचे आ गए थे नाश्ता करने, जबकि नाश्ता भी तैयार हो गया था। ब्लैक रंग के पैंट कोट में वाइट शर्ट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए, वो यूनानी देवता अपने शहजादों जैसे हुस्न से किसी को भी दीवाना बना देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। और वो मगरूर चाल चलता हुआ नीचे आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो आज शहजादा लग रहा है, आयमा बेगम ने उसकी नज़र उतारते हुए मोहब्बत से कहा। उनकी बात पर ईसा मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उनकी पेशानी पर बोसा दिया। वैसे आप जनाब इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गए? आयमा बेगम ने एक नज़र उस पर डालते हुए कहा, जो बिल्कुल टिप टॉप खड़ा था। वो एक्चुअली मामा, हमने सोचा कि भाभी को इब्राहिम भाई खुद ही होटल लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और फिर उनके दोस्त और हुरम को हम पिक कर लेते हैं। हम भी तो होटल ही जा रहे हैं। हैदर ने जीने उतरते उनके पास आकर मुस्कुराकर बताया। उसने भी बिल्कुल ईसा जैसा ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत पुरकशिश नज़र आ रहा था। अच्छा अच्छा, ये ठीक रहेगा, आप दोनों जाओ फिर। और मेरी जान इधर आओ, आपकी भी नज़र उतार दूं। मेरे दोनों बेटे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, आयमा बेगम ने हैदर को प्यार से देखते हुए कहा, जो मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ा और उन्होंने हैदर की भी नज़र उतारी। हैदर ने उनको गले से लगाया और उनके माथे पर प्यार दिया। वो सब हैदर को ईसा, हाजिक और इब्राहिम के जैसा ही समझते थे। ईसा और हैदर दोनों घर से पार्लर के लिए निकल गए। हल्की हल्की बारिश थी और मौसम बहुत ही खुशगवार था। ईसा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि हैदर उसके साथ ही बैठा था। ईसा ने कार में लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ था, जबकि खुद भी गुनगुना रहा था। हैदर भी साथ फुल एंजॉय कर रहा था। दोनों ही गुनगुना रहे थे और बहुत खुश थे। हैदर हुरम को देखने के लिए एक्साइटेड था, जबकि ईसा की नज़रें एमल को देखने के लिए बेताब थीं। मैम, ब्राइडल को बाहर लेने आई हैं, एक लड़की ने अंदर पार्लर आकर बताया, जहां सिद्रा और एमल बिल्कुल तैयार थीं, जबकि हुरम का हेयर स्टाइल बन रहा था। क्या मतलब सिर्फ ब्राइडल को, हम नहीं जाएंगे साथ? हुरम ने उसको देखते हुए अबरू उठाकर कहा। मैम, वो बाहर जो आए हैं उन्होंने कहा है सिर्फ ब्राइड को भेज दें, बाकी आप दोनों को थोड़ी देर में पिक करने के लिए आ जाएंगे। मैं जाकर देखती हूँ। एमल, तुम दोनों बैठो, सिद्रा ने बाहर जाते हुए कहा। ग्रे और बीच से फुल काम वाली मैक्सी में सिद्रा बहुत प्यारी लग रही थी। आज के दिन उस पर सही रूप आया था। वो पार्लर से बाहर निकली तो इब्राहिम सामने गाड़ी से टेक लगाए खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। यू लुक सो ब्यूटीफुल मिसेस इब्राहिम। इब्राहिम ने सिद्रा को देखते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, जिस पर वो शर्मा गई। हाय, आपकी इन्हीं अदाओं का तो बंदा दीवाना है, इब्राहिम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए शरारत से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। इब्राहिम, क्या एमल और हुरम नहीं जा रही हमारे साथ? सिद्रा ने गाड़ी में एहतियात से बैठते हुए पूछा, जिसका दरवाज़ा इब्राहिम ने उसके लिए खोला था। नहीं, उनको लेने के लिए ईसा और हैदर आ रहे हैं। वो बस यहाँ से इनको पिक करके सीधा हॉल ही आ जाएंगे, इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह अच्छा, तो मैं एमल को कॉल करके बता देती हूँ, सिद्रा ने एमल को नंबर मिलाते हुए कहा और उसे बता दिया कि इन दोनों को पिक करने के लिए अभी घर से आ रहे हैं, वो लोग तैयार रहें। एमल ने बात करके कॉल बंद कर दी और खुद को एक नज़र शीशे में देखने लगी। ईसा और हैदर गाड़ी से बाहर खड़े एमल और हुरम का वेट कर रहे थे, जिनको गार्ड अंदर पार्लर बुलाने गया था। ईसा बार बार चक्कर लगाता और रेस्ट वॉच पर टाइम देखता। उसको इतना बेचैन देखकर हैदर नाम में सर हिलाते मुस्कुरा दिया। यार सच बताऊं तो तेरी इस हालत पर एक शेर याद आ रहा है, हैदर ने उसको छेड़ते हुए कहा, जबकि ईसा ने उसको घुरी से नवाजा। काटे नहीं कटते लम्हे इंतज़ार के, नज़रें जमाकर बैठे हैं रस्ते पे यार के। हैदर शेर पढ़ता हुआ उसको देखकर मुस्कुरा दिया। ईसा को भी ये शेर पूरा याद आ गया और उसी वक्त सामने से एमल और हुरम आती हुई नजर आईं। दिल ने कहा, देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन उनको फलक से उतार के। सामने से आती हुई एमल को देखकर ईसा के मुंह से अपने आप ये शेर निकला और वो इस हुस्न की देवी को बस देखता ही रह गया। वाह क्या बात है मेरे दोस्त, आपको भी शेर आता है। हैदर
ने उसके पास आते हुए कहा, जो सामने ही नजरें जमाई खड़ा था। हैदर ने जानबूझकर गला खंकारा, क्योंकि ईसा महव होकर एमल को देख रहा था, जो उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। ओह सॉरी। ईसा ने वापस होश में आते हुए एमल की तरफ देखकर कहा। एमल और हुरम पीछे बैठ गईं, जबकि हैदर और ईसा आगे अपनी अपनी जगह पर ही बैठे। वैसे मुझे नहीं पता था कि चुड़ैल कभी प्यारी भी लग सकती है, हैदर ने हुरम को छेड़ते हुए कहा, और मुझे भी नहीं पता था कि कोई इंसान इतना बुरा भी लग सकता है। हुरम ने उसी की टोन में जवाब दिया, जिस पर हैदर का एक जानदार कहका गूंजा। ईसा बैक व्यू मिरर से पीछे बैठी एमल को ही देख रहा था। एक दो बार दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थीं। जब जब दोनों की नज़रें मिलती तो एमल की धड़कनें बेतरतीब होने लगतीं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता, जबकि ईसा खानज़ादा को इस वक्त एमल पर और भी प्यार आता था। थोड़ी देर बाद एमल ने फिर सामने देखा तो ईसा उसी को देख रहा था। ईसा की आंखों में से बेइंतहा शरारत नजर आई। ईसा को देखकर मुस्कुरा रहा था वो। एमल ने नज़रें झुका ली और उसको देखकर ईसा के चेहरे पर पुरकशिश मुस्कुराहट आई थी, जैसे उसका डिंपल नुमाया हुआ। भाई सामने देखकर ड्राइव कर, खुदा की कसम मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है और मैंने इतनी जल्दी नहीं मरना, और मरने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम भी करना है। आखिरी लाइन हैदर ने जानबूझकर थोड़ी ऊंची बोली थी। वैसे तो उसने पहले जो कहा वो भी इतनी आवाज़ में कहा था कि सबने ही सुना था। हुरम हंसी थी, जबकि एमल नज़रें झुका गई थी। वो जानती थी हैदर ने क्यों ईसा को आगे देखकर गाड़ी चलाने को कहा है, क्योंकि वो मुसलसल पीछे एमल को ही देख रहा था। ऐसा भी कौन सा इतना ज़रूरी काम है आपको, जो आप इतनी जल्दी मरना पसंद नहीं करते? हुरम को तजस्सुस हुआ, इसलिए उसने आम से लहजे में पूछा। आई न्यू यू वुड आस्क, हैदर ने दिल में कहा और मुस्कुरा दिया। वो एक्चुअली एक चुड़ैल को अपनी कैद में लेना है। जब तक ऐसा नहीं हुआ मैं सुकून से नहीं मरूंगा, हैदर ने सीरियस होते हुए कहा, जबकि उसके इतने डायरेक्ट इजहार पर हुरम शर्म से लाल हो गई थी और ईसा हंस दिया था। वो हैदर से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, जिसने डायरेक्ट इजहार कर दिया था। हुरम के गाल अनारी रंग के होने लगे। हैदर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने हाथों की उंगलियों को देख रही थी और शर्मा रही थी। हैदर को उसकी खामोशी पर और उस रिएक्शन पर उसका जवाब मिल गया था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। क्यों मैडम, अब चुप क्यों हो गई हैं? हैदर ने शरारत से कहा। कुछ नहीं, वो मैं वैसे ही। हुरम कंफ्यूज हो रही थी, जबकि एमल को समझ आ गया कि ये क्या चल रहा है। उसको हैदर और हुरम का कपल वाकई बहुत अच्छा लगा था। इब्राहिम हॉल आ गया था और रिसेप्शन पर खड़ा आगा जान के साथ मेहमानों को रिसीव कर रहा था। डार्क ब्राउन पेंट कोट में वाइट शर्ट पहने वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। लड़कियां सिद्रा की किस्मत पर रश्क खा रही थी कि इतना खूबसूरत और कामयाब इंसान उसको मिला है। बेटा, वो आपने वलीद को और उसके घर वालों को इनवाइट किया था ना? वो लोग क्यों नहीं आए? कल और परसों भी नहीं आए थे? आगा जान ने इब्राहिम से पूछा। जी आगा जान, मैंने कहा तो था। इनफैक्ट अंकल से भी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि वलीद थोड़ा मसरूफ़ है आजकल किसी काम में, और तबीयत की ख़राबी की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। वो कह रहे थे कि कोशिश करेंगे आ जाएं, वरना घर मुबारकबाद देने ज़रूर आएंगे। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे भी बच्चा इतने बड़े हादसे के बाद थोड़ा सही हुआ है, बस जैसे उसको बेहतर लगे। वलीद मेरी जान, चले जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ईसा तुम्हारा दोस्त है, उसके बड़े भाई की शादी है। कितनी बार तो बेचारे बच्चे ने खुद कॉल करके अपनी शादी पर इनवाइट किया है। मिसेस शाह ने वलीद से कहा, जो आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ था। माँ, इस वक्त मेरा कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा, आप प्लीज़ लाइट ऑफ करके जाएं यहाँ से, वलीद ने सर्द लहजे में कहा, जबकि मिसेस शाह दरवाज़ा बंद करके कमरे से चली गईं। ईसा लोग हॉल पहुंच चुके थे, जबकि ईसा और हैदर भी आगा जान इब्राहिम के साथ मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। कुछ देर बाद इब्राहिम सिद्रा के साथ आकर बैठ गया और उनका फोटोशूट हुआ। ब्लैक बारीक काम वाली मैक्सी, जिस पर ब्लैक ही बारीक नगों से काम हुआ था, उसके बाजू और कंधे के पास से गला नेट का बना हुआ था, जिससे एमल के सफ़ेद चमकते बाजू झांक रहे थे, जबकि कंधे और गर्दन में बारीक नेट से साफ दिखाई दे रही थी, जो उसको मजीद पुरकोशिश और खूबसूरत बना रही थी। लंबे बालों का जूड़ा बनाए, डार्क ब्लड लिपस्टिक लगाए, वो किसी को भी अपनी तरफ माइल कर देने की सलाहियत रखती थी। इधर से उधर फिर रही थी। ईसा खानज़ादा के साथ साथ मोहित की नज़रें भी उस परी पेकर पर ही थीं, जो इन दोनों से बेखबर कभी अबीर के पास जाती तो कभी सिद्रा के। माशाल्लाह, आपकी बेटी हमें बहुत प्यारी लगी है, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की, आयमा बेगम ने आमना बेगम से बैठते हुए पूछा और मोहब्बत से एमल को देखते हुए कहा, जो कि स्टेज पर सिद्रा के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। आमना बेगम भी उनकी बात पर मुस्कुरा दी। बस भाभी, अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों ही बच्चे बहुत समझदार और सुलझे हुए हैं, आमना बेगम ने अबीर की तरफ देखते हुए कहा, जो मोबाइल में कोई मूवी देख रहा था। आयमा बेगम ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार दिया और फिर दोनों बातों में मसरूफ़ हो गईं। भाई, वो देख लगता है मामा आंटी से तेरे रिश्ते की बात कर रही हैं, हैदर ने ईसा को छेड़ते हुए कहा। वो भी आयमा बेगम और आमना बेगम की तरफ देख रहा था, जो दोनों हंसते हुए बातों में मसरूफ़ थीं। वैसे सच में इस बात पर तो मैं बहुत खुश हूँ कि मामा को भी एमल पसंद आई है। अब तो वो बस मेरी ही दुल्हन बनेगी, और वैसे भी
उसे मैं किसी और का तो होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ईसा ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होंठों से लगाते हुए डार्क लहजे में कहा। वाओ यार, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इब्राहिम ने वलीद को गले मिलते हुए खुशी से कहा। बस वही सोचा आ जाता हूँ, कहीं आप और ईसा नाराज ही ना हो जाएं। वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ईसा से मुलाकात हुई है। इब्राहिम ने इधर उधर ईसा को ढूंढते हुए पूछा। नहीं भाई, फिलहाल तो नहीं हुई, आप इंजॉय करें, मैं देखता हूँ। वलीद वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। क्या मुसीबत है, ये मोबाइल के सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? एमल ने झुंझलाते हुए कहा। क्योंकि अबीर नेट पर कोई बैटमैन वाली मूवी देख रहा था कि अचानक से सैम के सिग्नल कम होने लगे, कभी आते और कभी चले जाते। इस वजह से वो ज़िद्दी हो गया कि उसने अभी ही मूवी देखनी है। इसलिए एमल ज़रा हॉल से बाहर निकल कर आई, शायद कहीं तो सिग्नल्स आ जाएं। असफंदियार खानजादा के पूरे ख़ानदान का इब्राहिम और सिद्रा के साथ स्टेज पर फैमिली शूट हो रहा था, जबकि हैदर नीचे साइड पर खड़ा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। एक मिनट दोस्त, अभी पिक्चर नहीं लेना। ईसा ने फोटोग्राफर को देखकर कहा। ओ हेलो, आपको इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा कि फैमिली पिक्चर्स में आपका होना भी ज़रूरी है। ईसा ने हैदर को देखते हुए गुस्से और मोहब्बत से कहा। मेरी जान इधर आओ। ईसा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हर बार बताना पड़ेगा अब के जैसे मुझे ईसा, हाजिक और इब्राहिम प्यारे हैं, आप भी वैसे ही हो। आयमा बेगम ने उसको देखकर नाराज़गी से कहा। अरे मेरी प्यारी मामा नाराज़ क्यों हो रही हैं, अभी आया बस। हैदर ने अपनी आंखों के किनारे से आंसू साफ करते हुए कहा। वाकई इन सब के होते हुए उसे एक अच्छी फैमिली मिली थी जो उसकी बाकी फैमिली मेम्बर की तरह ही मोहब्बत करते थे। हाय, बहुत तलाश किया मैंने तुम्हें, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और मिस बहुत किया, यकीन जानो पता ही नहीं चला हवस कब मोहब्बत में बदल गई और मोहब्बत जिद में। कहा था ना मैंने तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा, देखा आज मेरे सामने खड़ी हो और यकीन करो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वलीद ने एमल की तरफ बढ़ते हुए कहा, जबकि उसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। तो कौन हो तुम? एमल ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। अरे हसीनो, इतनी जल्दी भूल गए? एक हम ही उस रोज़ से आज तक बस आपके ही ख्वाब देख रहे हैं, आपका ही सोच रहे हैं। वलीद ने कमीनगी से कहका लगाते हुए कहा। दूर हो मुझसे, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मैं शोर मचाने लग जाऊंगी अगर मेरे करीब आए तो। एमल ने आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा। ओके स्वीटहार्ट, मचाओ शोर, मैं भी देखूं यहाँ कौन आता है। वलीद अपने सीने पर हाथ बांधकर बड़ी ढिठाई से उसके सामने खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। एक्सक्यूज़ मी आंटी, एमल किधर है? वो भाभी इनको बुला रही हैं। ईसा आमना बेगम के पास आते हुए पूछा, क्योंकि उसको एमल काफ़ी देर से नज़र नहीं आई थी, जबकि मोहित तो यहाँ ही था। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, बस अभी यहाँ से बाहर गई थी। अबीर मूवी देख रहा था, नेट नहीं आ रहा था, बस वही सिग्नल चेक करने के लिए गई है। इस तरफ उन्होंने हाथ की मदद से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि ईसा अब बाहर की तरफ बढ़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे कुछ बात गलत होने लगा हो। जाने मन यकीन करो आज कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, पिछली बार तो ईसा अचानक ही आ गया था, अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? वलीद उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ नफरत से बोला। कहाँ गई होगी एमल, आखिर नज़र क्यों नहीं आ रही? ईसा ने परेशान होते हुए इधर उधर देखते हुए कहा। भाग भाग कर उसका सांस फूलने लगा था और दिल बुरी तरह कांप रहा था। अचानक से सामने ब्राइडल रूम से ईसा को मोबाइल पर कोई इंग्लिश मूवी चलने की आवाज़ आई तो वो मुस्कुराता हुआ उस तरफ बढ़ गया, यानी एमल वहाँ थी और नेट आ गया था। उसने सोचा और कदम ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ाए। बंद करो इसको, वलीद ने उसका हाथ से मोबाइल पकड़ते हुए कहा और उसे ऑफ कर दिया। मेरे पास ना आना प्लीज़, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, एमल ने रोते हुए कहा। वलीद ने आगे बढ़कर उसके बाजू पर छुरी से गहरा कट लगा दिया, जहां से खून निकलने लगा। एक लफ्ज़ भी और बोला ना तो जान ले लूँगा। बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने, अब तुम मेरी जिद बन गई हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। अचानक से दरवाज़ा खुला और ईसा अगले ही लम्हे अंदर आ गया। सामने का मंजर देखकर उसका दिल बुरी तरह से लरजा था। उसकी आंखें इस कदर सुर्ख हो गई थीं जैसे आंखों में खून जमा हो। एमल ईसा को देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दी। ईसा, एमल ने उसे पुकारा तो ईसा भागता हुआ उसके पास आया, जिसके बाजू से खून किसी आबशार की तरह निकल रहा था। इससे पहले ईसा वलीद को देखता या पकड़ता वो तूफान की सी तेज़ी से वहाँ से भागा था। ईसा ने जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ से एक कपड़ा उठाया और एमल के बाजू पर बांधा, जहाँ से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ईसा की आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। आज दूसरी बार अल्लाह ताला ने उसे खुद उसकी मोहब्बत की हिफाजत के लिए भेजा था। ईसा ने आगे बढ़कर एमल के आंसू साफ किए, जबकि एमल अचानक ही उसके गले लगकर शिद्दत से रो दी। ईसा ने उसको अपने सीने से लगकर रोने दिया, जबकि खुद भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने नरमी से एमल के सर पर हाथ फेरा और अगले ही लम्हे पीछे भी कर लिया। वो उस पर फिलहाल कोई अख्तियार नहीं रखता था, इसलिए उसने उसके गिर्द अपने बाजों का हिसार नहीं बनाया था। उसका बस नहीं चल रहा था एमल को अपने सीने में छुपा ले, जबकि दूसरी तरफ एमल इसीलिए इतनी शिद्दत से रो रही थी क्योंकि वो जिस इंसान के लिए हमेशा से दुआएं मांगती आई है वो कोई और नहीं ईसा था।
जिसको वो अपना मुहाफिज समझती रही, और वो ईसा था जिसने उसको वलीद से पहले भी बचाया था। वो ईसा खानजादा था। ये वो शख्स था जिसने एमल की इज्जत की हिफाजत की थी, जिसने एमल को ज़माने भर में रुस्वा होने से बचाया था। एमल के आंसू में पहले से ज़्यादा रवानगी आ गई, जबकि ईसा के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एमल के दिल में ईसा खानजादा के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त आज और भी बढ़ गई थी। ये जान करके पहले भी उसे वलीद से बचाने वाला ईसा ही था। एमल को समझ आ गया था कि क्यों ईसा को देखकर उसे अपनायत का एहसास होता था, क्यों उसको देखकर उसे अच्छा लगता था जैसे वो इसका मुहाफिज हो। एमल को जैसे ही एहसास हुआ कि वो ईसा के गले लगी है तो वो झट से पीछे हो गई और उसे देखने लगी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, एमल ने लरसते हुए होंठों से कहा, जबकि उसकी आंखों में नमी थी। कोई बात नहीं, आप अपना हुलिया ठीक करें, हमें जाना होगा बाहर। ईसा ने अपने आंसू साफ करते हुए नरमी से कहा। ईसा नहीं जानता था कि एमल को मालूम हो गया है कि पहले भी उसे बचाने वाला ईसा ही था, जबकि ईसा ये भी नहीं जानता था कि अभी जो शख्स यहाँ खड़ा था वो वलीद था, और अगर ईसा जान जाता तो अब की बार वलीद शाह को ईसा से दुनिया की कोई शख्स नहीं बचा सकता था। एमल अपने बाजू पर हाथ रखकर खड़ी थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। ईसा ने तकलीफ से उसकी तरफ देखा, जो रोई रोई और भी प्यारी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, और वो मैं यहाँ सिग्नल्स। एमल तकलीफ के बायस सही से बोल भी नहीं पा रही थी, और इससे पहले एमल अपना जुमला मुकम्मल करती, ईसा बीच में बोल पड़ा। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप यहाँ किस लिए आई थी। ईसा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो नज़रें झुकाकर खड़ी थी। आप जाएं, मैं अभी आता हूँ। ईसा ने एमल को अंदर भेजते हुए कहा, जो कि नम आंखों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। वो दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। समीर, पता लगवाओ वो इंसान कौन था, पीछा करो उसकी गाड़ी का, या कुछ भी करो, कल तक मुझे वो मेरे सामने चाहिए, किसी भी कीमत पर, समझे। ईसा ने गसीले लहजे में सुर्ख होती आंखों से समीर की तरफ देखते हुए कहा, जी सर, आप बेफिक्र हैं, कल तक आपके सामने होगा वो जो कोई भी था। समीर ने भी उसके बारे में नफरत से कहा, सर आप रिलैक्स करें और अंदर जाएं, भाई आपको ढूंढ रहे होंगे। समीर ने जब ईसा को इधर से उधर गुस्से में चक्कर काटते और सिगरेट पीते देखा तो कहा, क्योंकि उसकी आंखें बुरी तरह सुर्ख हो गई थीं और माथे की रगें तनी हुई थीं, जबकि बाल बिखरे हुए थे। ओके। ईसा ये कहता अपना हुलिया दुरुस्त करता अंदर चला गया। एमल, मेरी जान, ये बाजू पर क्या हुआ है? आमना बेगम ने एमल का बाजू देखा तो परेशानी से पूछा, जिधर पट्टी बंधी हुई थी, और अभी भी वहां से खून काफ़ी निकल रहा था। कुछ नहीं मामा, बाहर गई तो सामने वाले रूम में शीशा टूटा हुआ था, उधर से ही पता नहीं चला जब बाजू वहां से टकरा गया। एमल ने इधर उधर देखते हुए झूठ का सहारा लिया, क्योंकि वो अपनी माँ की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकती थी। चलो फिर हम चलते हैं, अभी ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, खून तो रुक ही नहीं रहा। उनके लहजे में फिक्र साफ आया थी। मामा मैं ठीक हूँ, इधर से फ्री होकर चले जाएंगे, एमल ने उनको तसल्ली देते कहा, जबकि वो खुद जानती थी उसको बाजू में कितनी तकलीफ हो रही है। ईसा एक कोने में गुस्से में खड़ा हुआ था जब हैदर उसके पास आया। क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़ा है, और इधर मेरी तरफ देख, रोया है ना तू? हैदर ने उसकी आंखों में देखते हुए परेशानी से कहा, जबकि अब की बार ईसा उसके गले लगकर रोने लगा। वो तो शुक्र था दोनों सबसे साइड पर खड़े थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। ईसा रो क्यों रहा है, क्या हुआ है मुझे बता। अब की बार हैदर पहले से ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था, क्योंकि ये वो ईसा नहीं था जो लोगों के बुरी तरह से कत्ल करने के बाद भी मुस्कुरा देता था। वो इतना संगदिल था। ये कौन था जो उसके गले लगकर बुरी तरह से रो रहा था? ईसा यार बताओ तो सही, क्या हुआ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, हैदर ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, जबकि उसकी अपनी आंखें भी नम हो गई थीं। एक बार फिर अल्लाह ने मुझे उसकी हिफाजत के लिए भेज दिया। ईसा आंसुओं के बीच बामुश्किल बोल सका और फिर शिद्दत से रोने लगा। किसकी बात कर रहा है, किसके पास भेजा? हैदर ने उसको पीछे करते हुए उसकी सुर्ख होती आंखों में देखकर फिक्रमंदी से पूछा। एमल के, ईसा ने मुख्तसर जवाब दिया, जिसके जवाब पर हैदर ने इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा तो एमल खामोशी से आमना बेगम के पास बैठी हुई थी, जिसके हाथ पर कपड़ा बंधा हुआ था, और वो चेहरे से हैदर को काफ़ी परेशान और डरी हुई लग रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा कर फिर कि इस बार भी तूने उसे बचा लिया है। अल्लाह ताला ने शायद तुझे दुनिया में उसका मुहाफिज बनाकर भेजा है, हैदर ने उसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा। ईसा ने फिर हैदर को सारी बात बताई, शुरू से आखिर तक। हैदर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जो साथ साथ हल्का हल्का कांप रहा था, जबकि ये हाथ किसी मासूम की जान लेते हुए कभी नहीं कांपा, लेकिन आज बस एमल का बताते हुए कांप रहा था, ये सोच करके अगर आज ईसा के आने में ज़रा भी देर हो जाती तो वो अपनी एमल को ना बचा सकता। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, वो जल्दी से भाग गया था, लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ वो जो कोई भी था अब मुझसे नहीं बचेगा। ईसा ने शोला बरसाती नज़रों से सामने की तरफ देखते हुए कहा। हैदर, ईसा यहाँ आओ बेटा, वहाँ क्या कर रहे हो? आयमा बेगम की आवाज़ ने दोनों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। हैदर ने दूर से इस बात में सर हिलाया, मतलब कि आ रहे हैं। मेहमानों का रश कम हो रहा था, लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे।
अरे मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? काफी खून निकल रहा है आपका तो, आयमा बेगम ने एमल की तरफ आते हुए परेशानी से कहा, जिसके हाथ से खून मुसलसल निकल रहा था और उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था, जबकि आंसू बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहे थे। कुछ नहीं आंटी, बस शीशा लगा है। एमल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ मुस्कुराने से इनकारी थे। भाभी, आपने बताया क्यों नहीं? देखे ना कितना खून निकल रहा है, आयमा बेगम ने परेशान होते हुए कहा और साथ ही ईसा को आवाज़ दी। ईसा इनकी आवाज़ सुनकर भागते हुए आया था। जी मामा। ईसा की नज़रें एमल के बाजू पर थीं, जहां से खून मुसलसल निकल रहा था और जो कपड़ा ईसा ने बांधा था वो अब तक खून से गीला हो गया था। ईसा, प्लीज़ तुम एमल को हॉस्पिटल ले जाओ, देखो ना कितना खून निकल रहा है, उन्होंने परेशानी से कहा, जबकि उसका बाजू देख ईसा भी पहले से ज़्यादा परेशान हो गया था। आमना बेगम कुछ भी नहीं बोली, वो जानती थी खून काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। ईसा बेटा, तुम जाओ एमल को लेकर, हम बस यहाँ मेहमानों से फ्री होकर पहुँचते हैं हॉस्पिटल, उन्होंने ईसा को कहा, जबकि ईसा एमल को लेकर होटल से बाहर निकल गया और आयमा बेगम ने पीछे सबको उसके हाथ का बता दिया। बाकी सब लोग भी परेशान हो गए थे। ईसा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एमल फ्रंट सीट पर बैठ गई। आपको कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि आपके हाथ से इतना खून निकल रहा है, ईसा ने गाड़ी चलाते हुए सामने देखकर कहा। वो काफ़ी रफ और तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। एमल बस खामोशी से आंसू बहाती रही। उसे अपने बाजू से ज़्यादा तकलीफ़ ये सोचकर ही हो रही थी कि अगर आज ईसा ना आता तो क्या होता, जबकि उसको यूं रोता देखकर ईसा को तकलीफ़ हो रही थी। आप प्लीज़ चुप हो जाएं, वो जो कोई भी था मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और अब की बार नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ईसा ने नरमी से कहा, जबकि उसकी ग्रे ब्लॉइश आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। आज खुशी का दिन है, जश्न मनाओ सब, वलीद ने शराब का घूंट लेते हुए कहा, जबकि वो फुल नशे में था। सर संभालें खुद को, उसके बंदे ने उसे पकड़ते हुए कहा, जो अल्कोहल हाथ में पकड़े इधर से उधर लड़खड़ाता फिर रहा था। नहीं, रिकर्ड इसके गार्ड का नाम था, ये एक इटालियन नाम है, तुम नहीं जानते। आज मैंने इतने अरसे बाद उसको देखा है, आज वो मुझे मिल गई है, अब उसे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसके चेहरे पर एमल को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। रिकर्ड भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था। आंटी, ये सब हुआ कैसे? सिद्रा ने परेशानी से आमना बेगम से पूछा, जो खामोशी से आंसू बहा रही थी। बेटा, पता नहीं, कहती है कांच लगा है, लेकिन मैंने देखा था जख्म काफ़ी गहरा है, खून रुक ही नहीं रहा था, उन्होंने आंसू साफ करते हुए कहा। आंटी, आप परेशान ना हो, ईसा गया है ना साथ, सब ठीक हो जाएगा, हैदर ने आमना बेगम को गले से लगाते तसल्ली दी। जी भाभी, आप फिक्र ना करें, जैसे ही ईसा कोई खबर देता है हम फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं, आयमा बेगम ने उनको कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। वो सब लोग आगा बिला ही आ गए थे, जबकि सिद्रा अपने कपड़े भी चेंज कर आई थी। ईसा ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी हल्की की, उसे महसूस हो रहा था जैसे एमल डर रही है। तेज़ रफ्तार से वो बस कुछ ही देर तक हॉस्पिटल पहुंचने लगे थे। एमल, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ईसा ने धड़कते हुए दिल से एमल की तरफ देखकर कहा, जिसका चेहरा पीला जर्द पड़ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ईसा ने जैसे ही एमल की तरफ देखा वो बेहोश हो गई। उसका सर डैशबोर्ड से टकराने ही लगा था जब ईसा ने आगे अपना हाथ रख लिया। एमल, एमल क्या हुआ आपको? ईसा ने उसे जल्दी से पीछे किया और गाड़ी साइड पर रोकी और पीछे वाली गाड़ी से समीर को बुलवाया ड्राइविंग सीट संभालने के लिए, जबकि खुद उसने एमल को अपनी गोद में उठाया और पीछे आकर बैठ गया। एमल, प्लीज़ आंखें खोलो, ईसा की आंखों से आंसू निकलने लगे। प्लीज़ एमल, मेरी तरफ देखो, ईसा ने उसका हाथ अपनी आंखों से लगाते कहा। वो जानता था उसका अभी एमल पर कोई अख्तियार नहीं है, ना वो उसकी बीवी है और ना मंगेतर जिसको वो छू सके, लेकिन इस वक्त ईसा खानज़ादा का खुद पर भी कोई अख्तियार नहीं था। वो एमल को इस हालत में देखकर तड़प रहा था, क्योंकि वलीद ने उसके बाजू पर जो कट लगाया था वो बिल्कुल उसकी कलाई के पास रगों के ऊपर लगा था, जिससे शायद उसकी कोई वेन कट गई थी और इससे मुसलसल खून निकल रहा था। इस वजह से एमल बेहोश हो गई थी। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़। ईसा बच्चों की तरह उसकी बेजान वजूद को अपने हाथों में लिए रो रहा था, जबकि समीर तकलीफ और बेबसी से ईसा को देख रहा था। वो आज पहली बार ईसा को ऐसे रोते और तड़पते हुए देख रहा था। ईसा समेत किसी को नहीं मालूम था कि एमल को इतनी ज़ोर से लगी है। जिस जगह से खून निकल रहा था, ईसा ने वहाँ से उसका बाजू मजबूती से पकड़ा हुआ था ताकि खून रुक सके, लेकिन जैसे जैसे एमल का रंग जर्द पड़ रहा था, ईसा का दिल दर्द से फटने लगा था। कुछ ही देर में ईसा उसे लेकर हॉस्पिटल में था, जबकि उसे डॉक्टर्स इमरजेंसी में ले गए थे और वो बाहर बेबसी से खड़ा देखता रहा। अब तक उसके मोबाइल पर घर से कितने ही फ़ोन आ चुके थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ एमल की, जो शायद इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। बेटा, क्या हो गया है? ईसा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? असमन यार ने परेशानी से पूछा। इन सब लोगों को एमल की फिक्र थी, जबकि उसकी इतनी सीरियस हालत से तो कोई भी वाकिफ नहीं था, लेकिन ईसा का मुसलसल फ़ोन ना उठाना इन सब को और भी परेशान कर रहा था। बाबा, मैं समीर को कॉल करता हूँ, वो यकीनन ईसा के साथ ही होगा, हैदर ने समीर का नंबर मिलाते हुए कहा। अगले ही लम्हे समीर ने कॉल उठा ली
और सारी सिचुएशन हैदर को बताई कि एमल की क्या हालत है और उसको देखकर ईसा की क्या हालत हो गई है। वो ये बात हैदर के अलावा किसी को नहीं बता सकता था, जबकि हैदर ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, बस अपने साथ हॉस्पिटल आने को कहा था।